मेरा ज़्यादातर बचपन मेरे दादाजी के साथ ही गुजरा था। मेरे दादाजी मुझे अक्सर कहानियाँ सुनाया करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनाई जो उनके साथ बीती थी, जिसे सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये बात तब की है जब मैं 8वीं क्लास में था। गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी। मेरी फूफू के बच्चे भी हमारे घर आए हुए थे। मैंने दादाजी से कहा कि अब हम बड़े हो गए हैं, आप हमेशा हमें बच्चों वाली कहानियाँ सुनाते हैं, इसलिए आज हमें हॉरर कहानी सुनाएं। मेरे दादाजी ने कहा कि बेटा मैं आपको सुना तो दूं, लेकिन तुम लोगों को डर की वजह से रात को नींद नहीं आई तो मत कहना। दादाजी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की कि ये बात तब की है जब मैं 21 साल का था। मैं उस वक्त हॉस्टल में रहकर कॉलेज की पढ़ाई करता था। ऐसा हुआ कि गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी, इसलिए मैं हॉस्टल से अपने गांव के लिए निकल गया। मेरे पास स्कूटर था। हॉस्टल से हमारे घर तक का फासला 3 घंटे का था। उस वक्त बस बहुत कम होती थी, तो मैंने सोचा कि स्कूटर से ही चले जाता हूँ। शाम होने से पहले घर पहुँच जाऊँगा, लेकिन रास्ते में मेरा स्कूटर खराब हो गया और इसे ठीक करवाने के लिए मैकेनिक को ढूंढते ढूंढते ही काफ़ी वक्त हो गया। मुझे एक मैकेनिक की दुकान दिखाई दी तो मैकेनिक ने बताया कि मेरे स्कूटर का एक नहीं बल्कि दोनों टायर पंचर हो गए हैं। टायर बदलने में काफ़ी टाइम लग रहा था। मैंने सोचा कि अच्छा होता कि मैं बस में ही चले जाता। मैकेनिक ने मुझसे पूछा कि साहब आप कहाँ जा रहे हो? अंधेरा हो गया है, मेरी मानिए यहाँ पर एक धर्मशाला है, रात को वहाँ पर रुक जाएं। आगे पूरे खेत खलियान है। इतनी रात को इतनी सुनसान जगह से गुजरना मुनासिब नहीं है। मैंने मैकेनिक से कहा, अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, आगे सिर्फ 1 घंटे का सफ़र रह गया है, पहुंच जाऊंगा। ठीक है साहब, मेरा फ़र्ज़ था आपको बताना, मैंने आपको बता दी। मैकेनिक ने मेरा स्कूटर ठीक किया और मैं अपना स्कूटर लेकर गांव की तरफ रवाना हो गया। मैं काफ़ी देर तक स्कूटर चला रहा था, लेकिन स्कूटर चलाते वक्त ऐसा लग रहा था कि ना जाने कितने घंटे गुजर गए हैं, लेकिन गांव था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं थोड़ी देर और चला, लेकिन ऐसा लग रहा था कि रास्ता लंबा हो रहा है। मैं बड़ा ही परेशान हो गया था। तभी मुझे अपने स्कूटर की हेडलाइट की रोशनी में एक औरत दिखाई दी। इसे शायद कहीं जाना था। इस रास्ते पर कोई गाड़ी नहीं जा रही थी, इसलिए मुझे लगा कि इसे किसी मदद की ज़रूरत है। इसने मेरी तरफ देखकर हाथ से इशारा किया। मैंने स्कूटर को रोक लिया। इसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो औरत बहुत खूबसूरत थी, लेकिन कोई अजीब सी तो बात थी। इसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था कि वो जो है वो दिखती नहीं है। औरत ने कहा, अच्छा हुआ आपने स्कूटर रोक लिया, मेरे शौहर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, क्या आप मेरी मदद करोगे? मेरे घर में मेरे और मेरे शौहर के अलावा और कोई नहीं रहता, इसलिए मेरे शौहर को लेने के लिए मेरे घर तक चलना होगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये तो सारा जंगल और खेत का इलाका है, यहाँ पर आपका घर कैसे हो सकता है? आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही हो? मैं आपके साथ मजाक क्यों करूँगी? मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे शौहर की तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी आप मुझ पर शक कर रहे हो। हम दोनों किसान हैं और हमारे पास रहने के लिए बाहर जगह नहीं थी, तो खेत के बीच में ही अपना घर बना लिया। मुझे लगा कि वो सच कह रही है। मैंने अपने स्कूटर को साइड पर लगाकर उसके साथ चलने लगा। मुझे लगा कि उसका घर आसपास ही होगा, लेकिन जब मैं खेत के अंदर गया तो मुझे वहाँ पर कोई घर नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने उसे कहा, मुझे तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई घर नहीं दिखाई दे रहा है। जब मैंने कहा कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर ही रहती हूँ। तुम मुझे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो? लेकिन चलते चलते मेरी नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ी तो मेरे हलक में मेरी जान अटक गई। चांद की रोशनी इस पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसके पैर उल्टे थे, यानी वो एक पिछल पैरी थी। उसे देखते ही मैं समझ गया कि वो इंसान नहीं है, बल्कि रात को भटकने वाली कोई शक्ति है। लेकिन मैं इतना डरा हुआ था, फिर भी मैं उसके साथ चल रहा था। मैं जाने अनजाने खुद मौत के मुंह में चला गया था। तब ही वो बोली कि तुम्हें पता है कि रात के वक्त ऐसे रास्तों से गुजरना खतरनाक है, कोई भी शक्ति रात के वक्त तुमसे टकरा सकती है। क्या पता कोई चुड़ैल या फिर कोई जिन तुमसे टकरा जाए। मैंने उस औरत से कहा, हमें जल्दी आपके घर जाना होगा, आपके शौहर की तबीयत बहुत खराब है। उसे जवाब देते हुए मेरा सारा जिस्म कांप रहा था।
और मेरे मुंह से निकलते हुए लफ्ज भी लड़खड़ा रहे थे। मैं मन ही मन बस खुदा से दुआ कर रहा था कि जैसे भी करके खुदा मुझे आज की रात इससे बचा ले। तभी अचानक किसी ने पीछे से मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे पीछे की जानब खींचते हुए ले गया। मैंने देखा कि वो गांव का ही आदमी था। वो फौरी मुझे रोड की तरफ लेकर आया। थोड़ी ही दूरी पर मेरा स्कूटर खड़ा था। मैं उस आदमी के साथ अपने स्कूटर की तरफ गया। उस गांव के आदमी ने मुझे कहा, तुम तो मुझे पागल लगते हो जो इतनी रात को इतने वीराने की तरफ जा रहे थे। जल्दी से स्कूटर चालू करो। मैं तो अच्छा भला अपने रास्ते से जा रहा था, तुम्हारे चक्कर में मैं भी फंस गया। उस आदमी की बातों से मैं और भी डर गया। वो मेरे स्कूटर की पिछली सीट पर बैठ गया और मैं स्कूटर स्टार्ट करने लगा। लेकिन जैसे ही स्कूटर स्टार्ट हुआ, हेडलाइट चालू हुई तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उस हद तक डर गया कि मानो कि मेरे जिस्म से मेरी रूह निकल जाएगी। वो लाल साड़ी वाली औरत मेरे सामने खड़ी थी और बड़ी ही गुस्से में मेरी तरफ देख रही थी। पीछे बैठे आदमी ने कहा, जल्दी से यहाँ से निकलो, यहाँ पर रुककर मरने का इरादा है क्या? गांव का आदमी मेरे साथ था, इसलिए मुझ में थोड़ी सी हिम्मत आ गई। मैंने स्कूटर के बैक मिरर में देखा कि वो औरत पीछे से भागी हुई हमारी तरफ ही आ रही थी। मैंने गांव के आदमी से मुखातब होकर कहा, अरे भैया, वो औरत तो हमारी तरफ ही आ रही है। उस आदमी ने कहा, अरे तुम बार बार उसकी तरफ मत देखो, बस तुम मन ही मन हनुमान चालीसा रहो। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा का विर्द करना शुरू कर दिया तो मेरे अंदर का डर थोड़ा कम हो गया। तभी मेरा ध्यान आगे की तरफ गया, लेकिन मेरी आंखों के सामने वो नज़ारा इतना भयानक था कि मैं उस पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। मेरे स्कूटर के पीछे जो आदमी बैठा था, उसका जिस्म रोड पर मुर्दा हालत में पड़ा हुआ था और उसके जिस्म पर हजारों कीड़े रेंग रहे थे। इससे पहले मैं खुद को संभाल पाता, तभी मेरे कानों में एक आवाज़ आई। मैंने कहा कि मेरे शौहर की तबीयत खराब है और उन्हें मदद की ज़रूरत है, तो तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वो आवाज़ सीधे मेरे कानों में पड़ रही थी। मैंने फिर से अपने स्कूटर के बैक मिरर में देखा तो वो औरत मेरे स्कूटर के पीछे बैठी हुई थी। मैं इतनी बुरी तरह से डर गया कि मेरा पूरी तरह से बैलेंस बिगड़ गया और मैं स्कूटर से नीचे गिर गया। अब मेरे कानों में एक और आवाज़ पड़ी, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम रहने दो, मैं स्कूटर चलाता हूँ, तुम मेरे पीछे बैठो और बस मुझे रास्ता बताते जाओ। ये सुनकर मेरी जान में जान आई कि अभी जो मैंने देखा वो बस एक छलावा था। मैं शीशे में अभी भी देख सकता था कि वो औरत अभी भी हमारे पीछे आ रही है, लेकिन मैं हनुमान चालीसा का विर्द करता जा रहा था। कुछ देर बाद हम अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही मैंने बहुत ज़ोर से दरवाज़ा नॉक किया। माँ ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला। मैंने माँ को सलाम भी नहीं किया और सीधे घर के अंदर जाने लगा। तभी मेरी माँ ने मुझे रोकते हुए कहा, अभी अंदर मत आओ, तेरे पापा कुछ लेकर आ रहे हैं। माँ ने मुझे दरवाजे के बाहर रोक लिया। पापा एक बड़े ही बर्तन के अंदर जलती हुई आग लेकर आए। उन्होंने आग को घर के चौखट पर रख दिया और कहा कि अग्नि देवता को सलाम करके इसके ऊपर से फलांग कर अंदर आ जाओ। पापा की बात सुनकर मेरे अंदर थोड़ी सी तो राहत आई। मैंने अग्नि देवता को सलाम करके इसको फलांग कर अंदर दाखिल हो गया। तभी मैंने देखा कि माँ घर के बाहर देखकर किसी को बहुत गुस्से में कुछ कह रही है। मैंने खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देखा तो वही औरत मेरे घर के बाहर हमारे पीपल के पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी और हमारे घर की तरफ देख रही थी। माँ ने उसे कुछ बुरे अल्फाज बोले और जलती हुई अग्नि को बाहर छोड़कर ही अंदर आ गई। माँ ने कहा कि बेटा, ये सब बुरी शक्तियाँ होती हैं जो तेरे पीछे लग गई थी। अच्छा हुआ बेटा, हमने पहले ही सावधानी बरत ली। जय हो अग्नि देवता की। लेकिन इन बातों के बीच मैं तो भूल ही गया कि सतीश भैया भी तो मेरे साथ में घर आए थे, लेकिन वो कहाँ चले गए। मैंने माँ से पूछा कि माँ, जब मैं घर आया था तो तुमने दरवाज़ा खोला था तो मेरे साथ एक और भैया भी थे, वो कहाँ पर चले गए हैं? नहीं बेटा, तेरे साथ तो कोई भी नहीं था, तू तो अकेला था। माँ की ये बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि घर के बाहर स्कूटर तो सतीश भैया ने ही रोका था और जब मैंने घर का दरवाज़ा नॉक किया था तब भी वो मेरे साथ थे। क्या वो डाइन उसको अपने साथ ले गई या फिर खुदा ने उस रात किसी को मेरी मदद के लिए भेजा था?
ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई।